मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवांगी और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम काफी कुछ कवर करेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स होंगे, आपके मौलिक अधिकार। बट हम बिल्कुल शुरू से इस चीज को शुरू करने वाले हैं। बहुत बेसिक से चीजें कवर होंगी। आरएएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, इसको शुरू करने से पहले यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे 4 शब्द पूछना चाहती हूँ। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखिए, ये कुछ अनसुना सेंटेंस या वाक्य तो नहीं है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में पढ़ते सुनते हैं तो हमने इस बात की जानकारी रखी होती है कि एक प्रेम्बल यानी प्रस्तावना नाम की चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसकी शुरुआत यानी कि हमारे संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि 144 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश के संविधान की शुरुआत होती है मैं से नहीं, मैं प्रधानमंत्री से नहीं, मैं राष्ट्रपति से नहीं, मैं संसद या हमारा सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हम भारत के लोग। यह संविधान भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के लिए ही लिखा गया है। इसीलिए इसको विश्व का सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी का संविधान भी कहा जाता है। देखिए, इतने लोगों को एक जगह लाना, उनके लिए एक संविधान लिखना जिनकी वेशभूषा, जिनका कल्चर, जिनका बैकग्राउंड कितना डिफरेंट है एक दूसरे से, उसके लिए एक संविधान लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसकी एक पूरी प्रोसेस रही है, एक पूरी प्रक्रिया रही है और उसे आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण यानी कि द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज जिस संविधान से हमारा पूरा देश चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है, आखिर वो फॉर्म में कैसे आया, किस तरीके से वो आज इस प्रेजेंट कंडीशन में है, कौन सी डेट्स, कौन से एक्ट्स पास हुए, क्या बैकग्राउंड था, क्यों हमको जरूरत लगी, उसकी आवश्यकता क्या थी, सब कुछ हम विस्तार से कवर करेंगे। और ये वो चीजें हैं जिनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पर कंप्लीट और शुरू करने से पहले आज का पहला क्वेश्चन, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व का सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर संविधान है क्या। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने 4 रूल्स रेगुलेशंस लिख दिए और वो संविधान बन गया। या क्या है जिसको हम संविधान कह सकते हैं, क्या है जो संविधान को बनाता है। संविधान एक सुप्रीम पावर का स्रोत है, यानी कि उसमें अल्टीमेट पावर गिवन है। वो एक सर्वोच्च कानून की तरह काम करता है, यानी कि उसके ऊपर कोई और कानून नहीं है। जितने भी कानून बनते हैं इंडियन पुलिस एक्ट में, जितने भी हैं ना, भारतीय न्याय संहिता, जो भी है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होता है। वो हमारे लिए एक प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है। वो हमको बताता है कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम कैसा होना चाहिए। देखिए, शासन की जो व्यवस्था है यानी जो हमारा गवर्नेंस है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ही निर्धारित करता है कि किस तरीके से हमको काम करना चाहिए। अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, मान लीजिए आप कोई मैच देख रहे हैं और उस मैच में कोई रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं है, जैसे कि कोई बॉलिंग कर रहा है उसका कोई रूल नहीं है, कोई क्रिकेट में बैटिंग कर रहा है उसको कोई रूल नहीं है, अंपायर नहीं है, बॉल कहाँ जाएगी तो कितने रन मिलेंगे उसका भी कोई लिखित रूल नहीं है, तब वहां पे अराजकता यानी कि न्यूसेंस क्रिएट होने के काफी चांस हो जाते हैं। जिसकी वजह से गवर्नेंस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए जरूरी है कि एक रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसपे पूरा देश निर्भर कर सके। इसमें पावर्स तो होती ही हैं, साथ में लिमिटेशंस भी होती हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। हम आम नागरिकों की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार देता है। उसके साथ साथ वो हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है कि ये आपके अधिकार हैं पर ये आपके कर्तव्य भी हैं। इस तरीके से सरकार को पावर तो देता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसके साथ वो लिमिटेशंस भी देता है। वो यह बताता है कि क्या आपकी लिमिटेशंस है, क्या है जो आप नहीं कर सकते या आपको करना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ वो हमको राइट्स देता है और हमको ड्यूटीज भी बताता है, जो हमने बस अभी आपके सामने रखा।
यह राज्य और नागरिकों यानी स्टेट और सिटीजन्स के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है कि राज्य और जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के क्लैश में ना आए और बहुत स्मूथली देश का राज्य व्यवस्था यानी देश की जो पॉलिटी है वो फंक्शन करती रहे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। देखिए, इसमें मूल रूप से, मूल मतलब ओरिजिनली मूल रूप से 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 22 भाग यानी पार्ट्स थे और 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थे। देखिए ये ना आपके लिए एक और सवाल, यहाँ पे हम एक और सवाल लेके आते हैं कि अगर ये स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो अगर हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे तो अब कितने आर्टिकल्स हैं, और अगर 22 भाग थे तो अब कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, और 8 अनुसूचियां थी तो अब हमारे पास एट प्रेजेंट कितने ज्यादा शेड्यूल हैं। आपको कमेंट में करना है, इसका जवाब मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी दूंगी, बट मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने लोग इस चीज को करेक्टली आंसर करते हैं। तो अब हमने ये जान लिया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए या क्या होता है। अब हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्यों चाहिए, उसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, यानी क्या वो चीजें हैं जिनको संविधान अगर लागू होता है तो उन समस्याओं को वो हल कर देता है। देखिए, पहली बात गुड गवर्नेंस, जो हमने पिछली उसमें ही पढ़ा, सुशासन के लिए यानी कि सुचारू रूप से व्यवस्था रहे या सुशासन रहे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक स्थिर शासन की स्थापना करता है। स्थिर शासन क्या होता है, देखिए हमारे आसपास कितने सारे देश हैं जिनमें आए दिन कूप हो जाती है ना, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है वो सुशासन नहीं है, जो पावर है, जो लिमिटेशंस है, उन पे करेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो हमारे देश में ऐसी स्थिति ना आए, और अगर आ जाए तो उसको किस तरीके से हमको ओवरकम करना चाहिए, इस सब पे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, बताता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है, वो हमको बताता है कि देश के जो गवर्नमेंट है उनकी पावर्स क्या है, ठीक है, और फिर उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या होनी चाहिए, वो हमको फंडामेंटल राइट्स देता है और उनकी रक्षा भी करता है। देखिए आपको किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, कह दिया कि ये सिर्फ आपके लिए, परंतु कल वो छिन गया, कल वो चोरी हो गया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे। तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी करता है। किसके द्वारा करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करता है। कैसे करता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जब हम आगे इस सीरीज को लेके जाएंगे, इस विजेता सीरीज को लेके जाएंगे, तब हम आगे कवर करेंगे किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जाती है। देखिए, आप सबको पता है कि हमारा देश जो है वो इतने ज्यादा भागों में विभाजित है ना, यूनिटरी नहीं है, ठीक है, क्वासी फेडरल कहते हैं हम इस देश को, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं और स्टेट्स के बहुत डिफरेंट फीचर्स हैं, सबकी डिफरेंट भाषाएं हैं, सबकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो वो साथ में काम कैसे करेंगे, कौन सी ऐसी पावर्स होंगी, कौन से ऐसे राइट्स होंगे जो राज्यों को दिए जाएंगे, कौन से ऐसे पावर्स होंगे, कौन से ऐसे राइट्स होंगे जो इंडिया यानी यूनिटरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, केंद्रीय सरकार को दिए जाएंगे। इनके बीच का जो कॉर्डियल रिलेशनशिप बिठाता है वो कौन बिठाता है, वो बिठाता है हमारा संविधान। कॉर्डियन रहे, राज्य इस तरीके से काम करेंगे, ये राज्यों की पावर होंगी, ये केंद्र सरकार की पावर होंगी, और कुछ टॉपिक्स यानी कुछ हमारे विषय ऐसे होंगे जिन पे दोनों मिलकर रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। इन सबको हम आगे कवर करेंगे। देखिए, अब हमने जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में कैसे आया, ऐसा तो नहीं था कि किसी एक दिन उठकर हमने ये सोचा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की एक बहुत लंबी और बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रक्रिया रही है। बहुत महानुभाव, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने सोच विचार करके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म में लेके आए हैं। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्यों आया था रेगुलेटिंग एक्ट, क्या बता सकते, कोई बताएगा? कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे, सबको पता है, ट्रेड और कमर्शियल पर्पस के लिए आई थी, लेकिन अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन स्टार्ट हो गया। आप देखिए, आप सारी डेट्स देखते जाइए, और आरएएस में तो क्रोनोलॉजी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये डेट्स आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है वो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड एक्टिविटीज पर थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए कह सकते हैं, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस पर थोड़ा सा रोकथाम कर दी जाए, और वो लेके आए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन लेके आया? क्राउन गवर्नमेंट।
जब ब्रिटिश सांसद का पहला कानून पास हुआ जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित किया, उन्होंने इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, और तब गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए, तो अब रोकथाम तो हो गई। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल थे, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कमर्शियल प्रोसेस था उस पर थोड़ा बहुत लगाम लगाने की कोशिश की गई। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमेशा हम प्रीवियस गलतियों से सीखते हैं कि हमने ये रूल इंप्लीमेंट किया था, बट यहाँ पे ये लूप होल रह गया, थोड़ा सा व्यवस्था में हल्का सा छेद रह गया, और हमने उसको सुधारने के लिए फिर से एक एक्ट लेके आए जो हमारी प्रीवियस गलतियों को सुधारता है। उसके लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें कमर्शियल जो एक्टिविटीज थी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के साथ मिला दिया गया, जिसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि BOC को बनाया गया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को देखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर आता है 1883 चार्टर एक्ट 1883, जिसने कंप्लीटली जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आई थी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, उसको समाप्त कर दिया जड़ से। अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की तरह हम बढ़ने लगे। यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया, और कानून निर्माण ये सब जो शक्तियां थी, जो शासन को करने वाली शक्तियां थी, पूरी क्राउन को ट्रांसफर हो गई। ये जो गवर्नर जनरल थे वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं बताऊंगी आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, पर इससे पहले आप कमेंट में बताइए मुझे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन थे। पहले जो गवर्नर जनरल थे वो स्टेट के थे, अब जो गवर्नर जनरल उन्होंने पूरे इंडिया के बन गए, और वो वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, दूसरे गवर्नर जनरल थे। लास्ट में मैं आपको आंसर दूंगी, बट मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दें। फिर 1885 में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, अब ENC यानी जो EIC थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो तो ऑलमोस्ट जा चुकी थी, कमर्शियल उसकी एक्टिविटीज खत्म हो चुकी थी। अब क्राउन हम पे रूल कर रहा था। अब क्राउन हम पे रूल करेगा तो हमको आजादी तो मिलेगी नहीं, तो धीरे धीरे हमने अपनी जो शासन यानी अपना जो कंट्रोल है वो पॉलिटी में लाना शुरू किया। उसके लिए सबसे पहले फॉर्म में आती है हमारी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में आई। डेट पता है आपको? 28 दिसंबर। ठीक है, इसके पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। इतना सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहाँ पे पहली मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, प्लेस क्या था? अगर किसी को पता है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। फर्स्ट मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ हुई? तो हमने अब तक देखा कुछ एक्ट आए, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बढ़ ही रहा था, इतनी ही में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण कर लिया। फिर आते हैं 1909 पे, जहाँ पे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यहाँ आए, जो कि काफी घातक साबित हुए इंडियन राज्य व्यवस्था के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल को इंट्रोड्यूस करा गया कि जो अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म से लोग संबंध रखते हैं वो अलग अलग वोट देंगे, जो कि ऑलमोस्ट डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था अंग्रेजों का, उसको और मजबूत करने के लिए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया। फिर 1916 में आया लखनऊ समझौता, ऑलमोस्ट इसी को मात देने के लिए। लखनऊ समझौता क्या था? लखनऊ समझौता था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ में आके डिमांड्स को रखना कि हमको इस तरीके से आजादी चाहिए, या जिस तरीके से हमारी डिमांड्स है वो लोग साथ में आए। INC की तरफ से प्लस मुस्लिम लीग, यहां से थे मजूमदार जो इसको लीड कर रहे थे, ठीक है, और मुस्लिम लीग से कौन थे? जिन्ना। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? जिन्ना, और इधर से मजूमदार जो इसको साथ में लीड कर रहे थे। फिर आती है साइमन कमीशन। आपने सुना होगा, मूवीज भी देखी होंगी आपने कई सारी, उसमें एक डायलॉग आता है साइमन गो बैक, तो वो इसी के लिए था। क्यों कहा गया था साइमन गो बैक? क्योंकि साइमन एक कमीशन थी जो भारत का फ्यूचर यानी भविष्य निर्धारित करने के लिए लाई गई थी, जिसमें 7 लोग थे, 7 मेंबर्स की ये कमिटी थी, और उसमें एक भी भारतीय नहीं था।
तो ये थी काफी दुख की बात, और इसी के लिए भारत का भविष्य आप निर्धारित करना चाहते हैं और आपने किसी भारतीय को ही उस समिति में शामिल नहीं किया है, तो इसके लिए लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किए और नारा लगाया गया साइमन गो बैक। फिर आता है 1935 में भारत सरकार अधिनियम, जो कि आधार बना एक्चुअली हमारे जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से काफी चीजें हैं जो हमने इसी अधिनियम से ली हैं। फिर आता है 1946 में संविधान सभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव ग्रहण यानी कि ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया कब? 1947 में। तब ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को हम कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पूरा प्रोसेस है एक, धीरे धीरे चीजें हुई, उनसे हमने सीखा और उस तरीके से हम आगे बढ़े और फाइनली ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आ गया। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन क्या है, कैसे है, सब आगे हम कवर करेंगे, पर पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो गठित हुई थी वो आखिर थी क्या, कौन उसको लीड कर रहा था, उसके अंदर कितनी सारी समितियां थी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास दो, मुखर्जी और कृष्णमाचारी, ये हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इसके एडवाइजर संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। देखिए, इस पर क्वेश्चन हमेशा बनता है, काफी बार पीवाईक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि BN राव जो थे वो सलाहकार थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एडवाइस करते थे। इसके अंदर काफी सारी कमिटीज थी। पहली कमिटी है ड्राफ्टिंग, दूसरी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघीय संविधान समिति, तीसरी है संघीय शक्तिय समिति यानी यूनियन पावर्स कमिटी, प्रांतोय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, मौलिक अधिकार सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड संकलन समिति यानी स्टीयरिंग कमिटी, और नियम समिति यानी रूल्स कमिटी, ये रूल्स कमिटी है। कौन कौन इसको लीड कर रहा था, कौन कौन इसका मेंबर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। बाकी आपको ये PDF भी मिल जाएगी, आप इसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन कौन है, मुझे यकीन है आप सबको पता होगा। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन जो आज प्रेजेंट स्टेट में है वो अंबेडकर की काफी बड़ी देन है। इन्होंने एक कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। उन्होंने कितने देशों में घूमा, कितना वक्त लगाया, वो सब इन्हीं की वजह से था, जो हम आगे कवर करेंगे। इस कमेटी में कौन कौन था, इसमें थे गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, KN मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल जो बाद में रिप्लेस कर दिए गए AN माधवराव के द्वारा, और DP खेतान जिनको भी रिप्लेस कर दिया गया था बाद में। फिर आती है ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज पे भी क्वेश्चन बनते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक साइड में आपको कमिटीज के नाम दे देंगे, एक साइड में आपको इन सबके नाम दे देंगे, आपको मिलान करना होगा और वह गलत ना हो, इसके लिए आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए कि यूनियन जो कमिटी है उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर्स कमिटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद, और रूल्स कमेटी के हेड भी थे राजेंद्र प्रसाद। अब हमने देख लिया कि कितनी सारी समिति थी, कौन कौन उसको हेड करता था। इसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है हम कि ये देखें कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, किस तरीके से वो फॉर्म में आया, यानी कि क्या था, आगे कितनी अनुसूचियां थी, कितने आर्टिकल्स थे, कितना वक्त लगा। तो ऑलमोस्ट 22 समितियां यानी कि 22 कमिटी बनी थी। आप सोच सकते हैं 22 कमिटी बनी थी तब जाके संविधान फॉर्म में आया। 22 डिफरेंट कमिटी बनी थी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए थे, तब जाके ये आज के जो रूप में हमको देखने को मिलता है। 166 दिन तक ऑलमोस्ट बात चली थी, बहस हुई थी, ये होना चाहिए, इसको रखना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए। 2000 से प्लस संशोधन प्रस्तावित हुए थे, यानी कि अमेंडमेंट रिक्वेस्टेड थे 2000 प्लस। 11 सत्र में क्या कार्य पूरा हुआ था, यानी इट टुक 11 सेशंस। कितने 11 सेशंस हुए इसको पूरा करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगाकर कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनली अपनी फॉर्म में आया था। इसको बनाने की कुल लागत यानी कुल खर्च था 64 लाख रुपए। 389 सदस्य थे कब, हमारी आजादी से पहले, और आजादी के बाद 299
यानी विभाजन के, पार्टीशन के बाद हमारे पास सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए। ठीक है, आर्टिकल्स थे 395, भाग थे 22 और 8 अनुसूचियां थी। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, वही अभी भी है। जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है वो फिर से कमेंट में आंसर करें कि एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आखिर है क्या। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किसने किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है क्या? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक तरीके से ड्राफ्ट का काम करता है प्रेम्बल के लिए, जिसमें लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बेसिक आइडियाज क्या होने चाहिए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रखा गया था और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ये पार्ट है। इसको पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहला क्या है, ये 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 19 क्या हो रहा है 1946 में इसको संविधान में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को। फिर 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट यानी स्वीकृत कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी को। कितना समय लगा आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया अडॉप्ट करने के बाद। इसमें प्रियम्बल जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर है यानी पहला पेज है, उसका बेस है, उसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ प्रियम्बल। सोवरेन नेशन होना चाहिए, यानी कि जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड होनी चाहिए, किसी भी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक देश होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बात करता है जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, यानी कि हर इंसान को किस तरीके से जस्टिस मिलनी चाहिए, क्या लिबर्टीज होनी चाहिए, सबका ऊपर ऊपर से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बात की जाती है। ये फ्रेटर्निटी की बात करता है और बात करता है कि हमारा जो संघीय व्यवस्था है यानी कि हमारा फेडरल सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है। फिलोसफी, आइडियल्स, मतलब एक तरीके से वो बताता है कि भारतीय संविधान की बेसिक क्या है। जैसे हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, वो सब ऑब्जेक्टिव रिलेशन में बात ऊपर ऊपर से एक बेसिक आइडिया कवर्ड है। इसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र, न्याय और शासन व्यवस्था का आधार। देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो जाता है। हमने लास्ट में डेट देखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक इनेक्ट डेट होती है। ठीक है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट होता है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये इनेक्ट होता है, इनेक्ट होता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और अडॉप्ट कब किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको हम अडॉप्ट करते हैं और 26 नवंबर 1949 को ये इनेक्ट होता है। इसके फीचर्स यहाँ लिखे हुए हैं कि आखिर हमारा संविधान किस तरह की बात करता है और उसके फीचर्स क्या है। इसको हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वह बात करता है, पहली बात तो जानना जरूरी है कि हमारा संविधान लिखित है, इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सबसे ज्यादा सुप्रीम लॉ किसी का होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। ये बात करता है समूह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सोवरेन होगा, किसी भी एक रिलीजन, किसी भी एक समुदाय से वो रिलेटेड नहीं होगा, किसी को फेवर नहीं करेगा। वो बात करता है संसदीय शासन की, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी। संघीय व्यवस्था एवं मजबूत केंद्र, सेंट्रल जो होगा वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वो बात करता है मौलिक अधिकारों की कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, और मौलिक कर्तव्यों की, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम होगा, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब वो किसी के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। एकल नागरिकता की बात करता है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन। सिर्फ बाकी देशों में होता है कि एक स्टेट की सिटीजनशिप भी होती है, फिर एक सेंट्रल की सिटीजनशिप भी होती है। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है, वो है भारत की। 18 वर्ष से ऊपर वोट देने का अधिकार, इसकी बात, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है।
ये बात करता है आपातकालीन प्रावधान की, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है। इमरजेंसी प्रोविजंस किस तरीके से लागू होने चाहिए, अगर लागू हो जाते हैं तो अगर उनका गलत मिसयूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है, तो किस तरीके से होने चाहिए, उनको किस तरीके से हटाना चाहिए। संविधान में संशोधन की बात करता है, अमेंडमेंट की बात करता है, किस तरीके से अमेंडमेंट्स आने चाहिए। और न्यायिक पूर्वावलोकन की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है कि जो सेंटर है या जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से एक रिलीजन या एक कास्ट या एक क्रीड से एसोसिएटेड नहीं होगा। ये हो गए सेलिएंट फीचर्स। देखिए, हमने ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, क्या उसका यूज था, किस तरीके से वो फॉर्म में आया, ये पढ़ लिया है। लास्ट में आपके लिए मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ, अभ्यास प्रश्न है, इसमें आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रेम्बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन पे आप पे विचार करना है और अपना आंसर लिखना है। पहला आपका स्टेटमेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। सेकंड, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तीसरा, इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और लास्ट चौथा स्टेटमेंट है, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना है। ये आपके 4 स्टेटमेंट हैं, आपके ऑप्शंस हैं। पहला, केवल 1 और 2 और 3 सही है। दूसरा, केवल 2, 3 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 4 सही है। और ऑप्शन चौथा है 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। और आपका 5वां ऑप्शन है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। आरएस में 5 ऑप्शंस आते हैं, वो नीचे थोड़ा छुप गया है, ये आपका 5th ऑप्शन है। तो आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ जाते जाते। हमने अमेंडमेंट की बात की थी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है, अमेंडमेंट क्या है, कैसे होता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। बट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है। इसी के साथ साथ इस भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज यानी विजेता सीरीज के साथ जुड़े रहिए, जिसमें हम पूरी इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। सारे आरएएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को ध्यान में रख के आपके लिए मटेरियल बनाया गया है। दृष्टि आरएएस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।